Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने स्टैटिस्टिक्स की एक सीरीज को शुरू किया हुआ है और इसके अंदर जितना भी स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के लिए रेलेवेंट है वो मैं सब करा रही हूँ। इस सीरीज में मैं अभी तक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करा चुकी हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मैंने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड और मीडियन को कवर करा दिया है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर मैंने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्क्यूनेस एंड क्वार्टरसिस, बेसिकली जितना भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है वो सब मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। उन सब का लिंक आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज से हम एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं विच इज सैम्पलिंग मेथड। सबसे पहले हम सैम्पलिंग मेथड को पढ़ेंगे, फिर हम उसमें पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से होते हैं, फिर जितने भी टेस्ट्स होते हैं वो सब पढ़ेंगे। इन्फ्रेंसेस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि अब स्टैटिस्टिक्स जो है आज के इस वीडियोस में हम पढ़ेंगे जो टर्मिनोलॉजीज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में यूज करेंगे। सैंपल के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, सैंपल को हम चूज कैसे करें और जो अच्छा सैंपल होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सब हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सैंपल होता क्या है। जब हम किसी भी बड़े ग्रुप से या कोई भी बड़ी डेटा सेट से कोई छोटा सा एक डेटा सेट निकालते हैं और वो डेटा सेट जो होता है वो पूरे बड़े डेटा सेट को exactly रिप्रेजेंट करता है, उसे हम सैंपल बोलते हैं। ए सैंपल इज ए मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड सेलेक्टेड फ्रॉम ए लार्जर ग्रुप और एग्रीगेट। जो भी बड़े ग्रुप से हम सेलेक्ट करते हैं दैट इज ए मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन। और दूसरे वर्ड्स में जो सैंपल है वो एक स्पेसिफाइड पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप कहीं भी शॉपिंग पे जाते हैं तो आपने शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा कि बाहर कैटलॉग्स लगे रहते हैं, लेकिन क्या वो पूरा कलेक्शन होता है? नहीं, वो स्पेसिमेन होता है। जो बाहर कलेक्शन होता है वो हमें एक आइडिया देता है कि इस शॉप के अंदर कैसा कलेक्शन होने वाला है। तो सैंपल जो होता है वो वही काम करता है। हमें सैंपल को देख के अंदाजा लग जाता है कि पूरा जो डेटा सेट है या जो पूरा पॉपुलेशन है वो कैसा होने वाला है। जो लार्जर टर्म है उसे पॉपुलेशन बोलते हैं या यूनिवर्स बोलते हैं, यानी कि जब हम किसी शॉप के अंदर जाएंगे, शॉप के अंदर जितना भी कलेक्शन होगा वो पूरा पॉपुलेशन है, या उसे हम यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। जो रिसर्च होता है, जब हम रिसर्च करते हैं, ये जो भी टॉपिक है ये रिसर्च से रिलेटेड है और आगे हम जितना भी पढ़ेंगे डेटा एनालिसिस हम रिसर्च के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। इट इज ए वेल डिफाइंड ग्रुप that may consist of individuals, objects, characteristics of human beings, or even the behavior of inanimate objects such as the throw of a dice or tossing of a coin. This is the definition. Population की definition क्या है? एक ऐसा well defined group, पॉपुलेशन जो है वो वेल डिफाइंड ग्रुप होते हैं और उस ग्रुप में क्या क्या हो सकता है? उस ग्रुप में इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, होनेस्टी, लॉयल्टी, और कई बार जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जैसे कि हम डाइस को थ्रो करते हैं या कॉइन को टॉस करते हैं, वो भी हो सकता है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करना सिखाती हूँ। यानी कि जो हमारा एक स्टडी है, जो डिस्टेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनमें रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं, उनमें बच्चों का स्टडी कैसे होता है उसके लेके हम रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी इस देश में यूनिवर्सिटीज हैं, डिस्टेंट यूनिवर्सिटीज, हम हर एक बच्चे के डेटा को स्टडी करें। अगर हम इस तरीके से डेटा करेंगे तो डेटा कलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम एक रिप्रेजेंटेटिव को कलेक्ट करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव को कैसे कलेक्ट करेंगे कि हम पॉपुलेशंस में, यानी कि जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटीज में से कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर लेंगे किसी बेसिस पे, और जो बच्चों को सेलेक्ट करने का प्रोसेस होगा वो सैम्पलिंग होगा। यानी कि जब हम पॉपुलेशन में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर लेंगे और जब रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने के बाद हमारा पूरा डेटा सेट निकल कर आ जाएगा तो उस पूरे प्रोसेस को सैम्पलिंग बोलेंगे। पॉपुलेशन से लेके जब हम बेसिस डिसाइड करेंगे किस बेसिस पे हमें डेटा को सेलेक्ट करना है, किस बेसिस पे हमें बच्चों को सेलेक्ट करना है हमारे एग्जाम्पल में, वो सब क्या होगा? वो सब सैम्पलिंग होगा। अब हम पॉपुलेशन को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पॉपुलेशन जो है, हमें एक जो डेटा सेट है उसमें सैंपल हमने ड्राइव कर लिया है। सैंपल ड्राइव करने का हमारा पर्पस क्या है कि हम उस सैंपल को स्टडी करें और फिर हम उससे इन्फ्रेंसेस निकाल पाए कि पॉपुलेशन कैसा होगा। इन्फ्रेंसेस निकालने का मतलब आप उसको समझ सकते हैं कि अंदाजा लगाएं, क्योंकि हमने एक यूनिवर्सिटी ली, यूनिवर्सिटी में से कुछ बच्चे सेलेक्ट किए और उन बच्चों को हमने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद बताया कि ऑन एन एवरेज यूनिवर्सिटीज में बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, कि जो हमारा सैंपल है
वो एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, यानी कि जो हमने सैंपल लिया है वो बहुत अच्छे से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि मैं बता रही हूँ, हम एक डिस्टेंट एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है उसकी स्टडी पैटर्न को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे को लेकर स्टडी करें और या फिर हम बहुत ज़्यादा वीक बच्चे को लेकर स्टडी करें। अगर हम एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाके सैंपल को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा और हमारा इक्वल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। Moreover, it calls for drawing a representative proportion of the population, या फिर हमें एक ऐसे पॉपुलेशन को या फिर हमें एक ऐसे सैंपल को ड्रॉ करना चाहिए जो कि प्रोपोर्शन हो। प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? अनुपात में हो। यानी कि अगर एक यूनिवर्सिटी है, सपोज कीजिए उसमें 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 में से 5 बच्चे जो हैं, ये 100 बच्चे हैं, आप मान लीजिए 100 में से 5 बच्चे जो हैं वो एवरेज बच्चे हैं, 2 बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं और जो 3 बच्चे हैं वो वीक बच्चे हैं। अब हम 100 हमारा पॉपुलेशन है, लेकिन उस 100 में से अगर हम 10 बच्चों पे स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि 100 के 100 पे स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, सो अगर हम 10 बच्चों पे स्टडी करना चाहते हैं तो वी विल हैव टू मेक श्योर कि जो हम ये 5, 2, 3 ये सब है ना, ये इसमें भी सेम रेशो रखें, यानी कि उसमें भी 5 हम एवरेज बच्चों को लें, 2 इंटेलिजेंट बच्चों को लें और 3 वीक बच्चों को लें, यानी कि हमारा जो एवरेज है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50, 20, 30। अगर आप देखोगे तो ये रेशो 5:2:3, यहाँ पे भी रेशो 5:2:3। अब जो पॉपुलेशन होता है वो उसमें फाइनाइट नंबर भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर भी हो सकते हैं। फाइनाइट नंबर का क्या मतलब है? यानी कि चलिए ठीक है, मैंने ये बात मान ली कि जो इंडिया में जितनी भी डिस्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत ज्यादा है, उनमें बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, नो डाउट, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका एक लिमिट तो है ना। अगर हम करना चाहें, टाइम लगेगा, कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट पॉपुलेशन है। लेकिन इनफाइनाइट पॉपुलेशन भी होती है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है? सपोज कीजिए आपको एयर प्रेशर चेक करना है एटमॉस्फेयर में, कर लीजिए, हर जगह एयर है और इतने सारे एयर प्रेशर्स हैं, आप नहीं कर पाएंगे, तो ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, ठीक है। और जो पॉपुलेशन है उसको क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है ताकि कोई भी एम्बिग्युइटी ना रहे। अब देखिए, मैंने जो आपको एग्जांपल बताया उस एग्जांपल में बोला गया है कि जितनी भी डिस्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनका हम स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी डिस्टेंट यूनिवर्सिटी से हम करना चाहते हैं, वो इग्नू है या फिर और कोई यूनिवर्सिटीज है। इससे क्या होता है? एम्बिग्युइटी आती है। एम्बिग्युइटी मतलब जब हम किसी भी चीज में एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो वो एम्बिग्युइटी होती है। For example, we want to understand the study habit of distant education students. Here the population is not well defined. We are not told about the universities or universities that have to be included in the survey. यही बात मैंने आपको बताई कि हमें जो population से सैंपल निकालना है या जो सर्वे करना है उसका हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हमें इस यूनिवर्सिटी के इस स्ट्रीम के इन बच्चों को स्टडी करना है। सेकेंड इशू जो सबसे बड़ा आता है जब हम सैम्पलिंग को करते हैं तो वो आता है सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम का पहले आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, फिर आप समझ पाएंगे कि ये इशू कैसे है। सैम्पलिंग फ्रेम जो होता है उसको हम बोलते हैं लिस्टिंग ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इन सेपरेट कैटेगरीज, यानी कि जितनी भी हमें पॉपुलेशन है, एक जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में लिस्ट करना, ठीक है। जो डिस्टेंट यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ते हैं हम उनके ऊपर स्टडी करने का सोच रहे हैं, तो उसमें हम अपने अलग अलग तरीके से सैम्पलिंग फ्रेम बना सकते हैं। जैसे कि हम एक जेंडर के बेसिस पे बना सकते हैं, मेल फीमेल। एक हम बना सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो अगर डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं तो क्या वो कहीं पे जॉब करते हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर हम बता सकते हैं कि उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर हैं, वेरी पुअर, रिच। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग फ्रेम को बनाते हैं। और प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? सैम्पलिंग फ्रेम बनाना आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि कई बार सैम्पलिंग फ्रेम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी कि हम पूरे पॉपुलेशन को मेल फीमेल में कर सकते हैं, जेंडर 2 ही होते हैं, लेकिन जब हम उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पढ़ना चाहें तो वो बहुत वेग टर्म है। पुअर भी हो जाते हैं कई बार, अर्बन पुअर, रूरल पुअर, जस्ट बिलो द पॉवर्टी लाइन, जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन, तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो जब हमें बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी होती है तो हम सैम्पलिंग फ्रेम प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और अगर सैम्पलिंग फ्रेम प्रॉपर डिसाइड नहीं होता है तो ये एक इशू को क्रिएट करता है हमारे सैम्पलिंग में।
द सैम्पलिंग फ्रेम शुड बी कंप्लीट, एक्यूरेट एंड अप टू डेट एंड मस्ट बी ड्रॉन बिफोर सेलेक्टिंग द सैंपल। जब हम सैंपल को सेलेक्ट करें उसी से पहले हमें सैम्पलिंग फ्रेम को बनाना इंपॉर्टेंट है। यानी कि जैसे ही हमने पॉपुलेशन को देखा, हम उसमें डिसाइड करेंगे कि हमें मेल और फीमेल का निकालना है, एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड का निकालना है, और उसके बाद में हम डेटा को कलेक्ट करेंगे विद इन दैट सैम्पलिंग फ्रेम। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये समझना है कि जो थर्ड है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम पॉपुलेशन से सैंपल को निकालते हैं तो हमें क्या क्या इश्यूज होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि एक अच्छा सैंपल क्या होता है और हम एक अच्छे सैंपल को कैसे निकाल सकते हैं। थर्डली, ए सैंपल शुड बी अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो हम सैंपल निकालें उसमें किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि अगर हम ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों को लेकर स्टडी करेंगे तो वो हमारा डेटा बायस्ड आएगा, और अगर हम ज्यादा वीक बच्चों को लेकर स्टडी करेंगे तो भी हमारा डेटा वीक तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो बायस्ड आने वाला है। तो हमें एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए जो कि अनबायस्ड हो और जिसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी हो। Ideally, it should provide all information about the population from which it is drawn। यानी कि जो हमारा सैम्पलिंग है उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना चाहिए कि हमने कौन से पॉपुलेशन से इस डेटा को निकाला है। और जो सैंपल होता है वो लॉजिक ऑफ इंडक्शन पे बेस होना चाहिए। देयर इज ए लॉजिक ऑफ इंडक्शन। लॉजिक ऑफ इंडक्शन आपको समझने की जरूरत है। लॉजिक ऑफ इंडक्शन क्या होता है? जब हम पर्टिकुलर से जनरल चीजों पे जाते हैं तो वो जब हम पर्टिकुलर से जनरल चीजों की तरफ जाते हैं तो वो लॉजिक ऑफ इंडक्शन होता है। पर्टिकुलर टू जनरल से क्या मतलब है? मेल और फीमेल ये पर्टिकुलर्स हैं किसी भी जेंडर के। अगर हम पर्टिकुलरली मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जेंडर स्पेसिफिक कंसर्न होता है हमारा। लेकिन अगर हम जनरल केवल स्टूडेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज हो जो केवल फीमेल के लिए पर्टेनिंग हो, कुछ ऐसे इश्यूज हो जो केवल मेल को एड्रेस करने हो। लेकिन जब हम एक स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो वो दोनों इश्यूज हो जाते हैं। जैसे फीमेल्स हैं, females are generally involved in the household works, men have the responsibility to earn a wage। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी, जो कि अगर स्टूडेंट्स मेल है और फीमेल है फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर ए स्टूडेंट यू हैव टू स्टडी। तो जो हमारा सैंपल है उसको लॉजिक ऑफ इंडक्शन को फॉलो करना चाहिए, और उसमें थोड़े रैंडम सैम्पलिंग एरर की रेंज होती है। यानी कि कई बार हम सैंपल लेते हैं तो उसमें एरर्स हो जाते हैं, और जो रेंज होती है वो हमारी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। इससे जो हमारा रिजल्ट होता है हम उसको प्रोबेबिलिटी के बेस्ड पे इंटरप्रिटेट करते हैं। यानी कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा हम ये बताएंगे कि इतने % प्रोबेबिलिटी है कि ये सिचुएशन ऐसी होगी या फिर ये चीजें ऐसी होंगी। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि अब हमने ये तो समझ लिया कि सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और साथ में हमने इस चीज को भी समझ लिया कि जो सैंपलिंग हम कर रहे हैं उसको हमें जो लॉजिक ऑफ इंडक्शन है उस पर बेस्ड करना चाहिए, अनबायस्डनेस होनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि कितना सैंपल हमें लेने की जरूरत है। यानी कि कितना सैंपल एडिक्वेट होगा, सफिशिएंट होगा, पर्याप्त होगा, कितने सैंपल जरूरत पड़ने पे हमें कितना सैंपल का काम लेने की जरूरत है। यानी कि आइडियल साइज क्या है सैंपल का, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। देखिए, क्लियर कट कोई थंब रूल नहीं है कि किसी भी सैंपल का क्या आइडियल साइज होना चाहिए। एक जनरल चीज है कि अगर होमोजीनियस है हमारा पॉपुलेशन, होमोजीनियस पॉपुलेशन में क्या हम करते हैं कि अगर स्मॉल सैंपल साइज है तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस हो जाए, यानी कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके का पॉपुलेशन के अंदर सब यूनिट्स आ जाएं, तो हमें लार्ज सैंपल साइज लेना पड़ेगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इसको समझाती हूँ। होमोजेनियस पॉपुलेशन का क्या मतलब है? यानी कि इस पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी यूनिट हैं सब एक जैसी हैं, या फिर उनके अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं है। होमो का मतलब होता है एक जैसा पॉपुलेशन है। अब आप एक बात को समझिए, अगर 100 बच्चे हैं और 100 के 100 बच्चे एक जैसे हैं, अब उसमें हम 10 सैंपल साइज लेंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, 20 सैंपल साइज लेंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि बच्चे एक जैसे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब हमारी होमोजेनियस पॉपुलेशन होती है तो सैंपल साइज स्मॉल हम रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस हो जाए, हेट्रोजेनियस का मतलब क्या है? अलग अलग हो जाए,
तो हमें लार्ज सैंपल साइज रखना पड़ेगा। अब देखिए हम स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, अब हेट्रोजेनिटी हमें कैसे आ सकती है? हेट्रोजेनिटी हमें आ सकती है एज के बेस पे, कुछ बच्चे डिस्टेंट एजुकेशन में 30 के बाद जाके पढ़ते हैं, कुछ 20s में पढ़ते हैं। हमारी जेंडर के बेस पे हेट्रोजेनिटी आ सकती है, हमारी एम्प्लॉयमेंट के बेस पे हेट्रोजेनिटी आ सकती है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे हेट्रोजेनिटी आ सकती है। अब अगर हम इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें एक एज के पर्टिकुलर बच्चे चाहिए, फिर हमें जेंडर पे फोकस करना है, फिर हमें एम्प्लॉय पे फोकस करना है। तो हमारी जो इतना हेट्रोजेनिटी है ना, एटलीस्ट हमें 4 से 5 सैंपल तो हर उसमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वेरिएशन इतना ज्यादा आ गया तो हमारा सैंपल साइज खुद बड़ा हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। Thus, the procedure of determining the sample size varies with the nature of characteristic under study and their on our knowledge of the population. ठीक है, जो सैंपल साइज होगा वो वेरी करेगा वेरिएबिलिटी से। ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी तो सैंपल साइज बड़ा होगा, कम वेरिएबिलिटी होगी तो सैंपल साइज कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें स्टडी फाइंड आउट करनी है कि लेडी इरविन कॉलेज की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होमोजीनियस होगी, लेकिन जो इग्नू में पढ़ेंगे तो वो पॉपुलेशन कम होमोजीनियस होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, आप इसको लेडी इरविन कॉलेज मान लीजिए, इसको इग्नू मान लीजिए, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी क्लियर कट थंब रूल नहीं है कि कितना सैंपल साइज होना चाहिए। अब हमें यह तो समझ में आ गया कि ठीक है, हमें पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता और टाइम बहुत लगता है। हमें सैंपल निकालना है, हमें इतना भी समझ में आ गया। हमें समझ में आ गया कि सैंपल निकालते टाइम क्या क्या 2-3 इश्यूज होते हैं। फिर हमें यह भी समझ में आ गया कि केवल हमें सैंपलिंग का एडुकेसी का भी ध्यान में रखने की जरूरत है, यानी कि कितना सैंपल हमें निकालने की जरूरत है। अब हमें यह समझना है कि जो गुड सैंपल है, एक पॉपुलेशन में से अगर हमने सैंपल को निकाल लिया है तो एक अच्छे सैंपल की पहचान क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, एक सैंपल के अंदर केवल 2 चीज होनी चाहिए। पहली, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, दूसरा एडिक्वेट होना चाहिए। यानी कि मैंने अभी तक आपको जितना भी पीछे पढ़ाया, रिप्रेजेंटेटिव पढ़ाया और एडिक्वेट पढ़ाया, वो दोनों जिस भी सैंपल में आपको मिल जाएंगे वही आपका एक अच्छा सैंपल हो जाएगा। इसका और कोई क्राइटेरिया नहीं है। ए गुड सैंपल शुड हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एडिक्वेसी। रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। ये दोनों टर्म्स मैं आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इट इज एसेंशियल दैट द सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, और अगर इंफॉर्मेशन जो है सैंपल से जनरलाइज होती है तो वो पॉपुलेशन के लिए एग्जैक्टली वर्क करें। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब होता है आइडियल, मिनिएचर और रेप्लिका, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसका छोटा सा पार्ट जो होता है वो हम उसको मिनिएचर बोलते हैं। इसी तरीके से सैंपल होना चाहिए, जैसे कि दुनिया कितनी बड़ी दुनिया है, लेकिन जो उसमें ग्लोब है वो उसका मिनिएचर है। ग्लोब तो इतना सा होता है, ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा हो जाए। दुनिया इतनी बड़ी है क्या? नहीं, लेकिन दुनिया इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। वो क्या है? उसका रेप्लिका है। इसी तरीके से जो हमारा अच्छा सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का रेप्लिका होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, द एवरेज इन द एट्रीब्यूट्स ऑफ सैंपल मीन इज द वेरी नियर टू द एवरेज इन द पॉपुलेशन। यानी कि देखिए, ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को जब हम पढ़ेंगे तब इस पॉइंट पे एम्फेसाइज करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पॉपुलेशन के एवरेज की बात करें और सैंपल के एवरेज की बात करें तो वो दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले टाइम पे। एक गुड सैंपल शुड ऑल्सो बी एडिक्वेट होना चाहिए, और उसमें इतना होना चाहिए कि अगर आपका डेटा हेट्रोजीनियस है तो आप डिफरेंट चीजों को कलेक्ट कर सके। और एडिक्वेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डेटा हेट्रोजीनियस है, अगर आपका पॉपुलेशन का डेटा सेट हेट्रोजीनियस है तो फिर आपको ज्यादा सैंपल लेना ही पड़ेगा। आप कम सैंपल पे काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो आपका रिसर्च इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। Hence, planning the size of sample in advance is very important. हम जो सैंपल जो रिसर्च करना चाहते हैं हम उसका सैंपल एडवांस में प्लान करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेरी करता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, हम किस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, हमारा रिसर्च क्या है। ये रिसर्च टू रिसर्च वेरी करने वाली चीज़ है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसका कोई थंब रूल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई किसी भी बारे में रिसर्च कर सकता है। रिसर्च डजंट हैव थंब रूल्स। ओके, देखिए, अब हमने मान लिया कि सैंपल हमने सब ले लिया है, रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं, एडिक्वेसी हो गए, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा डेटा से रिजल्ट निकल के आएगा वो बिल्कुल सही होगा, या फिर उसको लेके पॉपुलेशन में जनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो हम प्रॉपर सैम्पलिंग के तरीके और जो डेटा कलेक्शन है, अगर हम उनको इफेक्टिवली लगाएंगे, केवल तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारा जनरलाइजेशन है वो ठीक हुआ है। यानी कि हमें ये बात समझ में आ गई है कि रिप्रेजेंटेटिव एंड एडिक्वेसी एक अच्छे सैंपल होने के लिए मस्ट है।
लेकिन फिर भी हमें एक बात समझनी है कि केवल इतना ही सफिशिएंट नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। हमें प्रॉपर सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन टेक्निक्स को यूज करने की जरूरत है ताकि हम अपने रिसर्च में प्रिसीजन के साथ और एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स को देख पाए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करें, ताकि हिट करने के बाद आपको जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो मैंने सैम्पलिंग आज समझाया है कि सैम्पलिंग होता क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी कि सैम्पलिंग की टेक्निक्स क्या है। अगर हमें डेटा सेट्स अलग अलग तरीके के गिवन है तो हम उसमें किस तरीके से सैम्पलिंग कर सकते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स को मैं डिस्कस करूंगी। अगर आपको उस वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। एंड अगर आपने यहाँ तक मेरी बात को सुना है तो प्लीज इस वीडियो को फीडबैक जरूर देकर जाइए, मुझे बताइए कि मुझे किस चीज पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।